दिक्कत नहीं है। हम राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने स्टॉक और प्रवाह की बात की, और उसके बाद स्टॉक और प्रवाह की बात करने के बाद हमने आय के चक्राकार प्रवाह, जो राष्ट्रीय आय की जो यूनिट है, जो इकाई राष्ट्रीय आय की है, उस इकाई का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आय का चक्राकार प्रवाह, वो अपन ने अध्ययन कर लिया। आप लोग मैसेज कीजिए कि आपने को स्टॉक और प्रवाह तथा आय के चक्राकार प्रवाह में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले बिंदु पे, आज का जो बिंदु है उसमें 3 चीज़ें आज जहाँ तक संभव होगी अपन पूरी करने की कोशिश करेंगे। पहला है उपभोग व पूंजीगत वस्तुएं। पहली बार जो बात करेंगे अपन उपभोग व पूंजीगत वस्तुओं की बात करेंगे, उसके बाद मध्यवर्ती व अंतिम वस्तुओं की बात करेंगे, उसके बाद सकल निवेश और शुद्ध निवेश की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक लेके चल रहा हूँ, एक एक बिंदु को समझिए, क्योंकि ये वो सभी चीज़ें हैं जो हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आवश्यक होंगी। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तब हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी, और इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना, ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उपभोग वस्तुओं की। इनके साथ साथ मैं आपको इनमें अंतर भी बताता चलूंगा कि उपभोग वस्तुएं कौन सी होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं उपभोग वस्तुओं की। उपभोग वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपभोग उनको खरीदने के बाद ही हो जाता है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको आपने खरीदा और खरीदकर उसका तुरंत उपभोग कर लिया। तुरंत का मतलब जैसे ही आपने उसको खरीदा उसका उपभोग हो जाता है, वो वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती है। अब आप बोलोगे सर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम खरीदेंगे तो उसका उपभोग नहीं करेंगे। आप प्रत्येक वस्तु का जो उपयोग है वो उपभोग के लिए करते हो, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो किसी वस्तु के लिए कच्चे माल का कार्य करती है, जो आगे जाकर उससे और उत्पादन संभव हो सकता है, वो वस्तुएं उपभोग वस्तुएं नहीं कहलाएंगी। अर्थात वे वस्तुएं जिनके द्वारा समाज अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, जिनके द्वारा समाज अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, वो उपभोग वस्तुएं हैं। इस समय गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और उस ग्रीष्म काल में आप अगर आइसक्रीम खरीद कर खाते हैं तो वो आइसक्रीम आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही है और उसका आपने तुरंत उपभोग कर लिया, तो वो वस्तु आपको उपभोग वस्तु कहलाएगी। अर्थात इन दोनों बातों को अगर अपन जोड़ के देखें तो उपभोग वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं ली जा सकती। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं ली जा सकती। दोनों बातें, 3 बातें आ गई। पहली बात, वो वस्तु जिसका तुरंत पूरा का पूरा उपभोग उसके खरीदने के तुरंत बाद हो जाता है। दूसरा, उसमें समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उसका उपभोग करते हैं, और वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं ली जा सकती। देखो, आप ये मान के चलिए, उपभोग वस्तुएं मुख्यतः वो वस्तुएं भी होती हैं जिनका व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं का भंडारण अपनी दुकान में करके रखते हैं विक्रय के लिए। विक्रय के लिए तैयार वे वस्तुएं जो विक्रय के लिए तैयार हो, वो वस्तुएं
उपभोग वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। अब आप ये देखो, अब लास्ट में अब अपन ने उपभोग वस्तुओं की गणना क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए वस्तुओं, पहली बात तो क्या है कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका खरीदने के तुरंत बाद उपभोग कर लिया जाता है, वे वस्तुएं जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं लिया जा सकता, विक्रय के लिए तुरंत तैयार होती है। और इनकी का अध्ययन ओम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में उपभोग वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोहरी गणना ना हो जाए इसलिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में, क्योंकि अंतिम वस्तुएं हैं, क्योंकि इनका आगे कोई भी इनमें किसी भी प्रकार की लागत को नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक प्रकार की अंतिम वस्तुएं हैं, यानी इसके बाद इनका उपभोग होना संभव नहीं है, क्योंकि एंड यूजर कौन है, अंतिम में अपन उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये अंतिम वस्तुएं हैं और अंतिम वस्तुएं होने के कारण इनका राष्ट्रीय आय की गणना में उपभोग वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। अब आगे की बात करता हूं मैं आपसे, उपभोग वस्तुएं व सेवाओं के अगर अपन उदाहरण लें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, वाहन, रेडियो, टेलीविज़न, आपकी कक्षा की पुस्तकें, ये सब क्या हैं, ये सब उपभोग वस्तुएं हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का अन्य उत्पादन में काम में नहीं ली जाएगी, ये विक्रय के लिए तैयार मिलती हैं और इनका उपयोग राष्ट्रीय आय की गणना में किया जाता है। अब एक बात और करनी है मुझे आपसे, अब इसमें जो बात करने वाले हैं वो अपन ये हैं कि राष्ट्र जो उपभोग वस्तुएं हैं वो दो तरह की होती हैं, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। टिकाऊ किस्म की वस्तुएं होती हैं और गैर टिकाऊ किस्म की वस्तुएं होती हैं। जैसे मैंने अभी आपसे एक उदाहरण लिया, आइसक्रीम की बात की, वो आइसक्रीम टिकाऊ किस्म की वस्तु नहीं है, आपने उसको खरीदा, खरीदते ही आप उसका उपभोग कर लोगे, अन्यथा वो खराब हो जाएगी, आप उसको तुरंत उपभोग करना आवश्यक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गैर टिकाऊ किस्म की होती हैं, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो टिकाऊ किस्म की होती हैं, जैसे आपका लैपटॉप, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, जैसे आपके घर में सिलाई मशीन, टीवी, ये सब क्या है तो ये क्या उपभोग वस्तुएं, क्योंकि इनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं लिया जा सकता, विक्रय के लिए ये तैयार मिलती हैं, इनका राष्ट्रीय आय की गणना में उपभोग वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है। परंतु ये टिकाऊ वस्तुएं हैं, ये लंबे समय तक काम में ली जा सकती हैं, लंबे समय तक काम में ली जा सकती है। यहाँ एक बात और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर टिकाऊ किस्म की वस्तुओं का उपयोग, अगर टिकाऊ किस्म की वस्तुओं का उपयोग उत्पादन में किया जाने लग जाए, अगर टिकाऊ किस्म की वस्तु का उपयोग उत्पादन में किया जाने लग जाए तो वो वस्तु पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। वो वस्तु पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूँ, एक घर के अंदर सिलाई मशीन होती है और उस सिलाई मशीन का उपयोग घर में औरतें अपने पर्सनल यूज़ के लिए करती हैं। अगर वो घर में उसका उपयोग हो रहा है तो वो वस्तु उपभोग वस्तु है, क्योंकि उससे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही मशीन किसी टेलर की दुकान पर है और टेलर उससे कपड़े सिलकर विक्रय कर रहा है तो वो वस्तु पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। यानी आप ये मान के चलिए उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के अंदर फर्क इतना ही है कि उपभोग वस्तुओं का सीधा उपभोग कर लिया जाता है, वो किसी प्रकार के उत्पादन में काम में नहीं देती, वो किसी प्रकार के उत्पादन में काम में नहीं ली जाती। और पूंजीगत वस्तुएं वे होती हैं जो टिकाऊ किस्म की होती हैं और
किसी भी वस्तु के उत्पादन में यानी आगे किसी भी उत्पादन में काम में आ सकती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो तो सभी मैसेज करें यस और नो। अगर दोबारा पूछनी हो तो ये बताऊं, उसके बाद में मैं एक बार पूंजीगत वस्तुएं बताऊंगा और पूंजीगत वस्तुएं बताने के बाद एक बार फिर इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन करूंगा। पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप सभी को उपभोग वस्तुएं समझ में आई या नहीं आई। फटाफट मैसेज कीजिए आपको समझ में आई कि नहीं आई। उपभोग किसका है? मित्तू को नहीं समझ में आई। चलो बेटा मैं एक बार इसको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूंजीगत वस्तुएं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद दोनों को एक साथ क्लियर करूँगा। नहीं समझ में आएगी तो भी फिर मैं दोबारा बताऊँगा, एक बार देखिएगा। पहले मैं आपसे पूंजीगत वस्तुओं की ओर बात कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं दोनों आपको एक साथ बताऊँगा। जैसा कि मैंने आपको उपभोग वस्तु के बारे में बताया कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं ली जा सकती है, और पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती है जो उत्पादन में सहायता करने वाले साधन यानी वस्तुएं, उत्पादन में सहायता करने वाले साधन या वस्तुएं जो टिकाऊ होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहलाते हैं। अब देखो इन पूंजीगत वस्तुओं के माध्यम से क्या किया जाता है? पूंजीगत वस्तुओं के माध्यम से कई वर्षों तक उत्पादन किया जा सकता है। बच्चों अब आप एक बार दोनों को समझिएगा और फिर मैं आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए मैं बात करूंगा। देखिए पहले उपभोग वस्तुओं के बारे में मैं एक बार फिर बात करता हूं कि अन्य वस्तुओं के, देखिए जो वस्तु आप बाजार से खरीदते हैं और बाजार से खरीदकर तुरंत उसका उपभोग करते हैं वो वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती है। बाजार से आपने वस्तु खरीदी और उसका तुरंत उपभोग किया, और वो वस्तु किस लिए खरीदी? आपने अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, आपने अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो वस्तुएं खरीदी उसका तुरंत उपभोग किया, वो उपभोग वस्तुएं कहलाएगी। अर्थात अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं ली जा सकेगी, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में इसको काम में नहीं ले सकेंगे, वो वस्तु उपभोग वस्तुएं कहलाएगी। दूसरा, ये वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी भी दुकानदार के पास, किसी भी विक्रेता के पास तैयार माल के रूप में उपलब्ध होती हैं, और ये वस्तुएं अंतिम वस्तुओं की श्रेणी में आने की वजह से, क्योंकि इसका अन्य कोई उपयोग नहीं है, केवल उपभोग के काम में आनी है, किसी भी प्रकार के उत्पादन में काम में नहीं आनी है, तो इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की इस गणना में शामिल किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं टिकाऊ वस्तुएं, और उसके बाद में ये बात करते हैं कि उपभोग वस्तुएं दो तरह की होती है, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं जिन्हें आप लंबे समय तक काम में ले सकते हो, गैर टिकाऊ वस्तुएं जो कुछ समय के लिए ही काम में ली जा सकती हैं, उसके बाद में वो खराब हो जाएगी। इसलिए अगर टिकाऊ वस्तु को अगर अपन उत्पादन में काम में भी ले लें, अगर कोई वस्तु है तो वो अपन ने अपने घर के लिए काम में ली है, लेकिन अगर उसको अगर अपन काम में ले लें, उत्पादन के लिए काम में ले लें, तो वो पूंजीगत वस्तु कहलाने लग जाएगी।
गैर टिकाऊ वस्तु को तो आप काम में ले ही नहीं सकते, लेकिन टिकाऊ किस्म की वस्तु जिसको आप उत्पादन में काम में ले लें तो वो पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। अब आप मुझे बताएं कि ये तो आपकी उपभोग वस्तु होगी, लेकिन उपभोग वस्तु में और पूंजीगत वस्तु में फर्क क्या है? उपभोग वस्तु को आपने उपभोग कर लिया, तुरंत आपने उपभोग कर लिया, लेकिन पूंजीगत वस्तु वे हैं जो उत्पादन में सहायता करने वाले साधन, जो टिकाऊ होते हैं। इनके माध्यम से आप क्या करोगे? उत्पादन करोगे। उत्पादन में सहायता जो साधन आपको करेंगे वो साधन पूंजीगत वस्तुएं कहलाएंगे। और ये क्या है? टिकाऊ किस्म के होते हैं, यानी इनके माध्यम से आप कई वर्षों तक उत्पादन कर सकते हैं, जैसे मशीन, औजार, बांध, नहर, आपका जो बिजली बनाने के संयंत्र, और आगे की जो बात करूं बिजली बनाने के संयंत्र और उसके बाद में आपकी जो बिजली की लाइनें हैं, यानी जो भी चीज़ जिसके माध्यम से आप उत्पादन लंबे समय तक उत्पादन करना चाहें, वो सब पूंजीगत वस्तुएं होंगी। और जैसे कि अपन ने उपभोग वस्तु की बात की, वो कि खाने पीने की चीज़ें, आपके वस्त्र हैं, कपड़े हैं, आपके विद्यालय की पुस्तकें हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये जो सभी चीज़ें हैं वो उपभोग वस्तुओं में आएंगे और ये पूंजीगत वस्तुओं में आएंगे, क्योंकि इनके माध्यम से हम उत्पादन कर सकते हैं, इनके माध्यम से उत्पादन नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको फिर बताई है। अभी भी किसी को संशय है तो आप 9 का मैसेज करें, और अगर क्लियर है उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं तो यस लिखें, और हम फिर आगे चलें अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। पहले आप ये बताइए कि आपको उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं क्लियर हुई या नहीं? यस और नो फटाफट करिए ताकि मैं आगे चलूं अपने अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं पर। वो मोबाइल उधर देख तो मैसेज आ रहा देख नो, चलिए आगे। ठीक है, अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो मेरी है अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं। देखो, अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं की बात है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, जैसे अभी अपन ने बात की ना उपभोग वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में लगभग सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा बात करने जाएं तो वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोग या उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। जैसे अब अपन तैयार माल, एक कोई भी चीज़ है उसको आपने खरीद लिया, अब उसका आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। आप सभी के घरों में दूध आता है, अब इस दूध को आप सभी अपने घरों में उपयोग करते हैं। अब अगर आपने इस दूध से बहुत सी चीज़ें बनती है और आपने घर पे बनाई भी होगी, पनीर भी बना सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, मिठाइयाँ भी बना सकते हैं,
और घी भी बना सकते हैं, मतलब दूध के माध्यम से सभी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन क्या आप इन चीज़ों को बनाकर बाजार में बेच रहे हैं? नहीं ना। आपने इसका रूप परिवर्तन किया है, लेकिन क्या आपने इन चीज़ों को बाजार में बेचा है? नहीं। तो ये आपके लिए अंतिम वस्तु होगी। आपने उपभोग किया, उत्पादन किया, जो भी किया, लेकिन आपने इसको विक्रय नहीं किया। आपके लिए यह अंतिम वस्तु है। लेकिन यही दूध अगर किसी हलवाई की दुकान पे गया और हलवाई ने इससे पनीर बनाया या रसगुल्ला बनाया या इसने अपने यहाँ कोई भी अन्य प्रकार की मिठाई बनाई और उस मिठाई को विक्रय किया, तो इसने क्या किया बेटा? इसमें कॉस्ट को ऐड किया। क्या किया? कॉस्ट को ऐड किया। और जैसे ही कॉस्ट ऐड की, इसका मतलब ये अंतिम वस्तु नहीं, ये मध्यवर्ती वस्तु हो गई। ये क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु हो गई, क्योंकि इससे उत्पादन हुआ, इसमें किसी प्रकार की अन्य कॉस्ट जुड़ी। तो यानी वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोग या उत्पादन में उपयोग किया जाता है, वो सब क्या कहलाएंगी? अंतिम वस्तुएं कहलाएगी। उपभोग, आपने उपभोग कर लिया, आगे उत्पादन किया, लेकिन उसमें कॉस्ट नहीं उठी। जैसे आपने एक भोजन का पैकेट है, वो एक तैयार भोजन का पैकेट है, आपने उपभोग किया, तो वो आप उसके वो आपके लिए क्या है? अंतिम वस्तु है। उसी प्रकार से जैसे एक पंप सेट है, एक ट्रैक्टर है तो ये टिकाऊ किस्म की वस्तुएं। पंप सेट और ट्रैक्टर दोनों टिकाऊ किस्म की वस्तु है, लेकिन इनका उपयोग एक कौन कर रहा है? एक खेती करने वाला व्यक्ति कर रहा है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये आएगी कि सर पंप सेट और ट्रैक्टर से उत्पादन किया जा रहा है। नहीं, उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन वो उपभोग किया जा रहा है, वो कोई मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, उपभोग है, वो अंतिम वस्तु के रूप में उपभोग किया जा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ट्रैक्टर और पंप सेट ये मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रकार से कच्चे माल के रूप में, यानी रॉ मटेरियल के रूप में उपभोग में नहीं आ रही है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया दूध, ये दूध हलवाई के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम आ रहा है, इसलिए ये वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन ये ट्रैक्टर, पंप सेट एक किसान उपयोग कर रहा है, किसके रूप में? अंतिम वस्तु के रूप में उपयोग कर रहा है, क्योंकि वो उससे उपभोग या उपयोग कर रहा है, वो कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग नहीं कर रहा, इसलिए ये वस्तु अंतिम वस्तुएं कहलाएगी। यानी अंतिम वस्तुओं का मतलब ये है कि कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, वो अंतिम वस्तुएं कहलाएगी। यहाँ केवल और केवल आपको इतनी समझनी है कि अंतिम वस्तु वो वस्तु है जिसका आप कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग में या उपभोग के लिए काम में लेता है। कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग या उपभोग के लिए काम में लेता है, वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में काम में नहीं आ रही, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? आप लोगों के लिए आप ये मानिए अंतिम वस्तु कहलाएगी। पहले मैं आपसे मध्यवर्ती वस्तु की ओर बात करता हूँ, फिर पूछूंगा कि किसी को कोई पूछना है या कन्फ्यूज़न है तो वो बात करूँगा। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया, उसी बात में आपको मध्यवर्ती वस्तु भी समझ में आ जाएगी। मध्यवर्ती वस्तु जो होती है वो अर्धनिर्मित वस्तु या कच्चे माल के रूप में होती है। मध्यवर्ती वस्तु अर्धनिर्मित या कच्चे माल के रूप में होती है। कच्चे माल का मतलब जैसे मैंने अभी आपको जो दूध का उदाहरण दिया उसी की बात करता हूँ मैं। दूध एक हलवाई के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है, यानी अर्धनिर्मित माल है। अब ये जो माल है, दूध है, वो एक कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल के रूप में एक हलवाई के पास गया। हलवाई ने इसका क्या करना है वो हलवाई के जाने। अगर उसको छीने की मिठाई बनानी है तो वो इसका छीना बनाएगा।
अगर उसे मावे की मिठाई बनानी है तो वो इससे मावा बनाएगा, अगर वो इससे दोनों ही नहीं बनाने और पनीर बनाना है तो वो इससे पनीर बनाएगा, या कोई और जो भी चीज़ें बनानी है वो इससे बनाएगा। तो ये एक कच्चे माल और एक अर्धनिर्मित माल के लिए के रूप में हलवाई को काम आती है। तो ये एक मध्यवर्ती किस्म की वस्तु कहलाएगी। देखो एक चीज और सोच लो, मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जिसका अभी उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना बाकी है, अभी वो प्रोसेसिंग सिस्टम से गुजरेगी और गुजरेगी। अभी देखो दूध था, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ ना, दूध का अभी काम होगा, अभी इसका छीना बनेगा, मावा बनेगा या पनीर बनेगा। तो ये उत्पादन प्रक्रिया से गुजरेगा। उत्पादन प्रक्रिया से गुजरने के बाद इसमें बहुत सी लागत कॉस्ट ऐड होगी, उसके बाद ये विक्रय होगा, तब ये अंतिम वस्तु के रूप में बाजार में दुकानों पर उपलब्ध होगा। तो वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी जो उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। जैसे आपकी बुक का उदाहरण लेता हूं कि अगर पहनने के लिए कपड़े का निर्माण होना है तो उसके लिए रुई है, धागा है, वो एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वो अंतिम वस्तु नहीं है, वो रुई और धागा, वो उसे कई प्रोसेसिंग, कई उत्पादन प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसे अंतिम वस्तु बनाया जाएगा। ये अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु हुई। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आपको अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु समझ में आ गई। अगर आ गई है तो यस कीजिए, नहीं आई है तो नो कीजिए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। फटाफट बोलिए। 4 ही जुड़ गए, हाँ 4 ही जुड़ गए। चलो ठीक है, चलते हैं। अब अगला पॉइंट अपना आता है सकल निवेश और शुद्ध निवेश। 27 मिनट, चलो कोई बात नहीं, अपन एक लास्ट पॉइंट आज यही समझेंगे, सकल निवेश और शुद्ध निवेश, ताकि 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं आज के इस वीडियो में। उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। सकल निवेश और शुद्ध निवेश। बच्चों सबसे पहले जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात होगी निवेश की। निवेश का मतलब आय का चक्राकार प्रवाह अपन ने पढ़ा, और उसके बाद में अपन ने बहुत सी चीज़ें देखी है। तो अब अपन क्या कहते हैं, निवेश क्या होता है? निवेश उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय होता है। उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय होता है। निवेश उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है। देखो अब इसमें भी देखिए, ये तो हो गया निवेश। अब आपका वर्ड आया मौद्रिक निवेश। अगर निवेश मुद्रा के रूप में हो, अगर निवेश मुद्रा के रूप में हो तो वो मौद्रिक निवेश कहलाएगा। अगर निवेश मुद्रा के रूप में हो तो वो मौद्रिक निवेश कहलाएगा। अब आगे की बात, जब एक उत्पादक नगद धन व्यय करता है या मुद्रा के रूप में व्यय करता है तो वो मौद्रिक निवेश कहलाता है। जैसे वो नई मशीन खरीद ली, नया भवन खरीद लिया, नया बांध बनवा दिया, नई नहर बनवा दी, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार के वास्तविक निवेश में बदल जाएगा, क्योंकि मुद्रा के रूप में निवेश नहीं हो रहा, ये भविष्य के लिए पूंजीगत वस्तुओं में निवेश किया जा रहा है। तो ये निवेश क्या कहलाएगा? वास्तविक निवेश कहलाएगा। और वास्तविक निवेश से क्या होगा? वास्तविक निवेश से ही उत्पादन क्षमता का विकास संभव है। और वैसे अगर अपन देखें तो निवेश 2 प्रकार का होगा।
पहला सकल निवेश और दूसरा शुद्ध निवेश। तो सकल निवेश किसे कहेंगे? सकल निवेश की बात को समझिएगा, एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि, जो अवधि सामान्यतया 1 वर्ष की होती है, एक निश्चित अवधि जो सामान्यतः क्या होती है, 1 वर्ष की होती है, जो उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसे सकल निवेश कहते हैं। उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसे सकल निवेश कहते हैं। सकल निवेश के उदाहरण हैं जैसे कोई नई मशीन, नया भवन, नया बांध, नई बिजली वगैरह के जो भी चीज़ें हैं वो सकल निवेश कहलाते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर कोई पुरानी मशीन है, पुराना बांध है, पुरानी नहर है, उसकी भी मरम्मत करवा दी जाए, उसकी भी मरम्मत करवा दी जाए तो उसे भी सकल निवेश में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उस पर भी खर्चा तो लगता है ना। तो सकल निवेश का मतलब ये है कि एक वित्तीय वर्ष में या 1 वर्ष के अंदर जो भी पूंजीगत वस्तुओं पे खर्चा किया जाता है वो सकल निवेश है। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास। सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन और ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट। शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास वो आ गया सकल निवेश। अब हम बात करते हैं आपके शुद्ध निवेश की। एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि, जो अवधि क्या होती है सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, उस 1 वर्ष की अवधि में होने वाले सकल निवेश में से, होने वाले सकल निवेश में से भौतिक पूंजीगत वस्तुओं की गिसावट, जो कि अपन किसी भी प्रकार की पूंजीगत वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग करने से किसी न किसी प्रकार की गिसावट जरूर होती है, जिसके बारे में आपने अपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन, गिसावट, मूल्य ह्रास। वो गिसावट को अगर अपन घटा दें, भौतिक पूंजीगत वस्तुओं की गिसावट अर्थात मूल्य ह्रास को जो घटा दें तो जो शेष बचता है वो हमारा शुद्ध निवेश बचेगा। यानी जब आप ये मान के चलिए, ये जो फार्मूला है सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास, तो ये फार्मूला अब शुद्ध निवेश की अपन जब बात करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। आपको शुद्ध निवेश निकालना है तो सकल मूल्य में से मूल्य ह्रास घटा दीजिए। यानी शुद्ध निवेश में जब वृद्धि होगी तो वास्तविक रूप से उत्पादन और उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। शुद्ध निवेश में अगर वृद्धि होगी तो उत्पादन और उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। एक बार फिर मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और आज यहीं तक विराम दूंगा। आप एक बार फिर देखिए, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। इसके पहले अपन ने बात की निवेश क्या है। निवेश का मतलब होता है उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय। जो आप उत्पादन के लिए व्यय कर रहे हैं वो निवेश है। लेकिन अगर ये निवेश मुद्रा के रूप में यानी नगद के रूप में व्यय किया जाता है तो वो मौद्रिक निवेश कहलाता है। शुद्ध निवेश, सकल निवेश वो निवेश होता है जो आप पूंजीगत वस्तुओं पर 1 साल की अवधि में व्यय कर रहे हो, वो आपका सकल निवेश कहलाएगा। सकल निवेश का मतलब है शुद्ध निवेश में आप मूल्य ह्रास को जोड़ दो, यानी आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें आप डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो आपके पास सकल निवेश यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लेकिन जब अपन शुद्ध निवेश की गणना करते हैं तो शुद्ध निवेश की गणना करने के लिए हमें जो सकल निवेश है यानी पूरी साल में आपने पूंजीगत वस्तुओं पर जो भी व्यय किया है उसमें से आप मूल्य ह्रास को घटा दोगे तो आपके पास शुद्ध निवेश आ जाएगा। इस प्रकार से ये सकल निवेश और शुद्ध निवेश मैंने आपको बताया है। आज मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट देखिए, आप लोग जुड़ रहे हैं, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, औरों से भी करवाना है और साथ में आपको हर वीडियो पे कमेंट करना है, लाइक करना है और जहाँ तक
संभव हो इनको शेयर करना है। देखिए ये जो भी प्रयास है हमारे आपके लिए है। आप अपनी क्लास के और बच्चों को भी जुड़ने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि ये सिर्फ प्रयास आप ही के लिए किया जा रहा है। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे। मैं आपका वेट करूँ।